नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधा सवाल। मैं हूं आपके साथ ओम आदित्य द्विवेदी। संघ प्रमुख मोहन भागवत अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। उन्होंने जनसंख्या के मामले पर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सिर्फ खाना खाना और जनसंख्या बढ़ाना ये काम तो जानवर भी कर लेते हैं। इस बयान से सियासी गलियारों में हलचल मच गई है। रिपोर्ट देखिए। हाल ही में जनसंख्या दिवस मनाया गया। इस दौरान इस बात पर चर्चा की गई कि आने वाले समय में जल्दी ही चीन को पछाड़कर भारत दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। इन्हीं चर्चाओं के बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सिर्फ खाना और जनसंख्या बढ़ाना ये काम तो जानवर भी कर लेते हैं। जंगल में सबसे ताकतवर होना जरूरी है, लेकिन दूसरों की रक्षा करना मनुष्य की निशानी है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने परिवर्तन के नियम से लेकर जनसंख्या तक के मुद्दे पर बयान दिया। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने देश के विकास पर भी अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि देश ने हाल के वर्षों में काफी तरक्की की है। भारत ने पिछले कुछ सालों में इतिहास की बातों से सीखा और सबक लेकर भविष्य के विचारों को समझते हुए विकास किया है। अगर कोई 10 या 12 साल पहले ऐसा कहता तो कोई इसे गंभीरता से नहीं लेता। भागवत ने कहा कि जो विकास आज दिख रहा है उसकी नींव 1857 में रख दी गई थी। बाद में विवेकानंद ने अपने सिद्धांतों से उसे आगे बढ़ाया। भागवत ने कहा कि अगर भाषा अलग है तो विवाद है, अगर धर्म अलग है तो विवाद है, आपका देश दूसरा है तो भी विवाद है। पर्यावरण और विकास के बीच जो हमेशा से ही विवाद रहा है। शिक्षा देना व्यक्ति को तो मृत्यु से तरण करने के लिए अविद्या या अपरा विद्या का अध्ययन आवश्यक है, लेकिन उसी समय अमर होने के लिए इन सब के परे जाकर उपयोगी मनुष्य का जीवन जीने के लिए पराविद्या या विद्या को सीखना आवश्यक है। ये दोनों बातों का संतुलन साधकर जब शिक्षा चलती है तब शिक्षा चलती है, नहीं तो वो शिक्षा नहीं होती। केवल भौतिक अस्तित्व को सर्वाइवल इवन एनिमल सर्वाइव, उसमें क्या है? मनुष्य के पास अगर बुद्धि नहीं होती तो मैन इज द वीकेस्ट एनिमल ऑफ द अर्थ। लेकिन एक कॉग्निटिव इंपल्स आया कभी उसके जीवन में, उसने उसका जीवन बदल गया, सर्वश्रेष्ठ बनाया। लेकिन केवल खाना पीना प्रजा बढ़ाना ये तो पशु भी करते हैं ना। जो ताकतवर है वो जी लेगा। इज द लॉ ऑफ द जंगल, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। This is a truth applicable to animals, not to humans. मोहन भागवत के बयान के बाद पलटवार शुरू हो गया है। उनके इस बयान पर AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि वो रोजगार के संबंध में बात क्यों नहीं करते हैं। संघ प्रमुख के मन में एक समुदाय के खिलाफ नफरत की भावना क्यों है। उन्होंने कहा कि भागवत को संविधान पढ़ने की जरूरत है। चीन की गलती भारत ना करे तो ठीक रहेगा। भागवत को अपनी बात जो वो करेंगे वो जिम्मेदारी से बात करें। वो इंसान जो औलाद इंसान को होती है उसको जानवरों से मिला दे रहे हैं, ये क्या बात है। और दूसरी बात यह है कि मोहन भागवत को ये जानना चाहिए कि भारत में वो जाकर मालूम कराएं कि कितने फर्टिलिटी के क्लिनिक्स खुल चुके हैं, कितने माँ बाप परेशान हैं जिनको औलाद नहीं हो रही है, जिनको बेटा या बेटी नहीं हो रही है। और भारत सरकार को तो एक कानून बनाना पड़ा उसके ऊपर, सरोगेसी के ऊपर। मोहन भागवत के जनसंख्या वाले इस बयान से राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है और सियासी रोटियां भी सेकी जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, GMD न्यूज।
तो इसी मुद्दे पर आज सीधा सवाल में हमारे साथ एक मेहमानों का खास पैनल जुड़ा हुआ है, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। हमारे साथ कांग्रेस से मोहित दीक्षित हैं। मोहित जी, आपका स्वागत है सीधा सवाल में। साथ ही साथ हमारे साथ समाजवादी पार्टी से मकर ध्वज जी हैं। सर, आपका भी स्वागत है। नमस्कार। सीधा रुख करूंगा सर मोहित दीक्षित आपका। मोहित जी, ये बताइए क्या मायने निकाले जाए मोहन भागवत के इस बयान के, और इस पर फिर अब सियासत शुरू हो गई। अभी कुछ ही दिन पहले योगी जी ने एक बयान जारी किया कि जनसंख्या बढ़ रही है और संतुलन बिगड़ रहा है, असंतुलन नहीं होना चाहिए, सांख्यिकी असंतुलन नहीं होना चाहिए। क्या मायने निकाले जाए इसके? देखिए, मोहन भागवत जी किस कॉन्टेक्स्ट में क्या कह रहे हैं ये तो शायद मुझे पूरा भी जानकारी नहीं है ना। मैंने बयान सुना। उन्होंने ये कहा है कि जो जानवर है वो खा लेते हैं, खाना खाते हैं और जनसंख्या बढ़ाते हैं। नहीं, अभी आपकी रिपोर्ट में मैं देख रहा जी, था तो मोहन भागवत जी वर्तमान में एक जिम्मेदार व्यक्तियों में गिने जाते हैं, माने जाते हैं। लोगों का एक धारणा है कि वो एक जिम्मेदारी से बात रखते हैं, जिम्मेदारी से करते हैं। तो अगर वो कोई जनसंख्या को लेकर के या किसी भी चीज़ को लेकर के, समाज के किसी विभत्स को लेकर के अगर कोई बात रख रहे थे तो बात रखने में शब्दों का सही चयन कर सकते थे। वो इतना मेरा मानना है कि वो शब्दों को सही उपयोग रख सकते थे कि कहीं ना कहीं क्योंकि बच्चा पैदा करना और जानवरों का काम है, और ये तो एक सृष्टि की रचना है, सृष्टि का एक वो है, पैटर्न है, उसको अनुसरण करते हुए लोगों को करना पड़ता है। हाँ, ये अलग बात है कि जनसंख्या नियंत्रण के जो विधियां हैं वो इंसान उसको उपयोग कर सकता है, ना कि जानवर। तो वो अपनी बातों को रखने के तरीके से मैं ज़रूर ना इत्तेफाकी रख सकता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं अगर जनसंख्या को लेकर के या किसी भी मुद्दे को लेकर के कोई सच में गंभीर बात कहता है तो ज़रूर सुननी चाहिए। पहले मगर साथ ही मोहन भागवत अगर जनसंख्या को लेकर, जनसंख्या नियंत्रण को लेकर ये बात करते हैं तो उनसे कहीं ना कहीं ये प्रश्न उठना चाहिए कि उन्हीं के जो फ्रंटल और भी बने घूमते हैं, जैसे और भी आपको अब उनके नाम गिनाना चालू करूँगा तो आज उनकी सत्ता में तो इतने लोग बढ़ गए हैं कि कोई 10 बच्चे पैदा करने को बोलता, कोई 24 बच्चे पैदा करने को बोलता। तो क्या मोहन भागवत जी पहले तो जाकर के उन लोगों को शिक्षित करें कि जो आप पद्धति बताते हो, क्या वो उनके शब्दों में कहूँ तो क्या वो जानवर बनने की पद्धति बताते हैं? जो उनके ही लोग, उनके ही सहयोगी हैं, यहाँ तक कि बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े कैबिनेट मंत्री तक कहीं ना कहीं बोल चुके हैं कि हिंदुओं को इतने बच्चे पैदा करने चाहिए, उतने बच्चे। तो क्या मोहन भागवत जी कहीं ना कहीं उन लोगों को बता सकते हैं कि क्या वो लोग हम लोगों को या मनुष्यों को क्या जानवर बनने की पद्धति सिखा रहे हैं? तो कहीं ना कहीं मोहन भागवत जी और उन्हीं के ही सहयोगियों की बात में कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्ट नजर आता है। अगर वो सच में इसके लेकर चिंतित है तो कहीं ना कहीं अपनी सरकारों को, अपने मंत्रियों को या और अपने सहयोगियों को उनको शिक्षित करने की जरूरत है कि कम से कम समाज में एक उचित मैसेज दें वो सहयोगी आकर के, ताकि अगर विमर्श हो तो एक अच्छा विमर्श हो और कोई सफल समाधान निकले। ठीक है, पंकज त्यागी जी, आपका स्वागत है। आप भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, चर्चा में शामिल हो गए हैं। सीधा आपका रुख करूंगा सर। जिस तरीके का जिक्र किया मोहन भागवत जी ने, और अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने हाल ही में बयान दिया था जनसंख्या को लेकर, उसके बाद सियासी गलियारों में बयानबाजी आने लगी। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है और ऐसा नहीं है कि जनसंख्या विस्फोट की स्थिति हो। तो ऐसे में सर, ये क्या आगे चल के 2024 के चुनाव के मद्देनजर और 2023 में जिस तरीके से 9 राज्यों में चुनाव है और 2022 में अभी 2 राज्यों में चुनाव होना बाकी है सर, उसको लेकर के आपकी स्ट्रेटजी है? पहली चीज। दूसरी चीज, पर्टिकुलर एक समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है, उनको कहा जा रहा है कि जनसंख्या को कंट्रोल करना है। ओम जी, मैं इतना कहना चाहूंगा जी कि ये किसी भी राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ना ये कोई राजनीति सोच के ये हम लाना चाह रहे हैं। ये देश की जरूरत है, हर समुदाय के लिए जरूरत है। इस देश का भविष्य खतरे में है। अब ये कांग्रेस वाले लोग, समाजवादी पार्टी वाले लोग, इनको हमारी हर चीज का विपरीत जवाब देना है। इनसे पूछिए कि क्या आज तक हमने किसी का नाम लिया है, किसी समुदाय का नाम लिया है? आदरणीय योगी जी ने किसी का नाम लेके कहा है? इन लोगों से पूछिए, ये लोग जो है ओवैसी जैसे, कांग्रेस पार्टी जैसे, समाजवादी पार्टी जैसे, इन्होंने मुस्लिम भाइयों का सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया, सबसे ज्यादा। और अगर
आप एक बात बताएं, जब एक राष्ट्र है तो एक ही संविधान होना चाहिए। उसमें कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि इनके लिए ये है और उनके लिए वो है। इन्हें तो समझ ही नहीं है। ओबीसी से सबसे गंदा आदमी है, वर्क है, वो बूढ़ा आदमी, तो शर्म नहीं आती इस उम्र में भी। क्या हमने अगर कहीं भी कहा हो कि इस समुदाय को रोकना चाहिए तो हम गलत है? ये तो उल्टी, इन लोगों को तो उल्टी बात करनी है हमारी साथ। कहां से हमने कहा, कब कहा? आप मुझे एक बार बताइए, कोई भी योजना आती है चाहे मोदी जी की ओर से चाहे योगी जी की ओर से, क्या उस पर लिखे आता है कि इनको नहीं मिलेगा, इनको नहीं मिलेगा? पूरे सभी वर्गों के लिए आता है, पूरे देश के लिए आता है, उसमें कोई कमी नहीं। और आज एक और बात आपको बता देता हूँ कि जो ये लोग सोचते हैं ना कि हम मुसलमानों के नेता बन जाएंगे, मुसलमान हमें वोट देंगे, मुसलमान भाई मेरे तब इन्हें नकार चुके। अब आपने जो चुनाव देखे थे आपने देखा होगा। ठीक है, मकर ध्वज जी हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी से, सीधा उनका रुख करेंगे। मकर ध्वज जी, ये बताइए, शफीकुर रहमान साहब क्या कुछ कहते हुए नजर आते हैं? आपने सुना है उनके बयानों को? सबसे गंदा आदमी है, सबसे गंदा आदमी। ठीक है सर, पंकज जी आता हूं आपके पास। मकर ध्वज जी, क्या है आपकी पार्टी का स्टैंड सर इस बयान को लेकर के और इस जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के? ओम आदित्य सर, मैं इस डिबेट में जो आपने अवसर दिया इस चैनल ने, उसके लिए मैं जेएमडी चैनल को और आपको बहुत बहुत थैंक्स करता हूं। आज जैसा ओम आदित्य जी आप देख रहे हैं हमारे देश में इन्फ्लेशन जो है, महंगाई के आग में पूरी तरह से झुलस रहा है हमारा देश, महंगाई की आग में। और जो बेरोजगार युवा, पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, उनके सपने मर रहे हैं। वो बायोडाटा लेकर, सीवी लेकर दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं। कुछ इस पर भी माननीय प्रधानमंत्री जी का या माननीय भागवत साहब का अगर कभी इस पर भी अपने उद्घाटन मन से करते, कुछ बोलते, उद्बोधन करते, तो ये ज्यादा रिलेवेंट इश्यूज हैं। इन्फ्लेशन, बेरोजगारी, ये बहुत ही बड़ा इशू देश के सामने, बर्निंग इशू है, रिलेवेंट इश्यूज हैं जिससे बचते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी और माननीय भागवत जी। जहां तक ये जो जिस बयान की सर आप बात कर रहे हैं, वो एक डिस्कोर्स लग रहा है, एक प्रवचनात्मक भाषण है लग रहा है कि ठीक है, एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो उन्होंने कहा विद्या, या ये भी उन्होंने कहा कि जंगल का जो कानून होता है उसमें ताकतवर ही सरवाइव करता है, और मनुष्य अगर मनुष्य के पास बुद्धि नहीं होती तो ह्यूमन बीइंग जो मैन इज द वीकेस्ट एनिमल, अगर उसके पास बुद्धि ना होती, तो ये बात उन्होंने कही है। तो ये तो प्रवचनात्मक बातें हैं। जहां तक कि देश की जो इश्यूज हैं उसके ऊपर उन्होंने नहीं बोला, उस पर उनको बोलना चाहिए था कि जो आज बेरोजगारी हो रही है, बढ़ रही है, निजीकरण हो रहा है, नौकरियां, कम पैसे की नौकरियां, हाईली क्वालिफाइड लोग 5-7 हजार नौकरी कर रहे हैं, पीठ पर लाद कर जोमेटो घूम रहे हैं। यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट है सर, उसमें साफ तौर पे कहा गया है 2023 में भारत इस पूरी दुनिया में नंबर 1 हो जाएगा सर, चाइना को पीछे छोड़ देगा जनसंख्या के मामले में सर। और आप भी समझ रहे होंगे सर कि अगर जनसंख्या इसी तरह बढ़ती रही सर, तो जो हमारे संसाधन है ये तो इन्हें तो वोट चाहिए, वो बहुत कम है सर, और वो हम बढ़ा नहीं पाएंगे सर। वोट तो पोलराइज करके बीजेपी पोलराइज करती है। बीजेपी महंगाई पे क्यों नहीं बोलती? बीजेपी बेरोजगारी पे क्यों नहीं बोलती? बीजेपी कुछ ऐसा एक्शन प्लान क्यों नहीं लाती? निजीकरण को बढ़ाकर बेरोजगारी क्यों बढ़ावा कर रही है? लोगों ने आपको नकार दिया, यूपी में पोलराइजेशन तो बीजेपी कर रही है। तुम्हारे तो समाजवादी पार्टी और चाहे विपक्षी पार्टियों, कोरोना सरकार आपकी चल रही है, आपको करके दिखाना होगा, आपको जो है एक जो है रिजल्ट देना होगा। ये भी कि बिल्कुल मुसलमानों के लिए भी होना चाहिए, ये बोल ही नहीं सकते, इनकी हिम्मत नहीं है। ठीक है पंकज जी, ये उनका ठीक है पंकज जी, मोहित जी के पास आना चाहूंगा। मोहित जी, जिस तरीके से मकर ध्वज जी कह रहे हैं, साफ तौर पे बेरोजगारी का जिक्र नहीं हो रहा है और बहुत सारे मुद्दे हैं, महंगाई मुद्दा है, लेकिन सर ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है मेरे ख्याल से। मोहित जी सर आता हूँ, पंकज जी आपके पास आ रहा है। ये पूरे देश की
पूरे वर्ल्ड की समस्या है। जी जी बिल्कुल है सर, मैं आपके पास आ रहा हूँ। अरे 8 साल से सरकार चला रहे हैं, खाली बातें हैं, बातों के बतासे हैं, सिर्फ बातें हैं। आपको सब करके दिखाना है, सरकार आपकी चल रही है, करिए ना। ठीक है पंकज जी, ठीक पंकज जी। मोहित जी ये बताइए, जिस तरीके से ठीक है बयान आया मोहन भागवत जी का, उन्होंने तुलनात्मक अध्ययन किया, बताने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन उनका मन में वो कहना यही चाह रहे थे कि हम इंसान हैं, हमें अपनी जनसंख्या को कम करना चाहिए, कहीं ना कहीं हमारे पास बौद्धिक स्तर है, बुद्धि है, और ऐसे में कहीं ना कहीं जनसंख्या पे कंट्रोल करने की जरूरत है। उनका मैसेज यही है सर। पर्टिकुलर एक, क्योंकि जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है राजनीतिक गलियारों में, पर्टिकुलर एक समुदाय को कहा जा रहा है। उन्होंने तो सबकी बात की सर, उन्होंने तो किसी का जिक्र तक नहीं किया, फिर इसमें सर हाय तौबा क्यों मच रही सर? क्योंकि सर साधन हमारे पास कम है सर, संसाधन कम है सर हमारे पास। ये समुदाय ये लगाते हैं, मोहित जी हमारी पार्टी ने कभी समुदाय का नाम नहीं लिया। ठीक है, सुन लीजिए थोड़ा, दूसरों को भी सुन लीजिए। जी पंकज जी सुन लीजिए थोड़ा। ठीक है पंकज जी सुन आपने जी। मोहित जी पहली चीज जो आपने जनसंख्या की बात करी, निसंदेह वो बहुत बड़ा गंभीर समस्या है बिल्कुल, और उसके लिए सबको अपने स्तर पर, जिस भी स्तर पर, चाहे सामाजिक संस्थाएं हो, राजनीतिक पार्टियां हो या कानून बनाने के लिए संसद हो, सबको अपना भरसक प्रयास करने चाहिए। उसमें आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ जी। मगर बात कुछ हो रही है और पंकज जी कुछ लेकर के जा रहे हैं। उनको केवल मुसलमान मुसलमान मुसलमान, इसके अलावा शायद वो ना इस्तेमाल करे तो हमें लग रहा है कुछ बोल भी ना पाएंगे, वो कुछ बोल भी ना पाएंगे। सुन लीजिए, थोड़ा सुन भी लीजिए, थोड़ा सुन भी लीजिए। आपके लिए सुन लेंगे, थोड़ा सुन के जवाब दीजिएगा, शायद दे पाए, थोड़ा सुन के जवाब दे पाए, शायद सुन लीजिए, थोड़ा सुन लीजिए, हाँ सुन लीजिए, शायद जवाब दे पाए उसका, क्योंकि आपके पास मुसलमान अब मैंने इतना ही सुन पाया आपकी बातों में, और लब्बो लुबाब कुछ नहीं मिला मुझको। तो मैं कुछ प्रश्न करना चाहता हूं, उनका जवाब शायद आप दे पाए। मोहन भागवत जी जिस कॉन्टेक्स्ट में भी बोल रहे हो, अगर वो जनसंख्या में बच्चे कम पैदा करने के लिए, या बच्चों को एक उदाहरण गलत दिया, वो मैं मानता हूं शाब्दिक शब्दों का गलत चयन कर लिया, लेकिन अगर वो बच्चे कम पैदा करने के, कोई गलत चयन नहीं है, उन्होंने सीधी बात कही है जिसे आप उल्टी समझ रहे हैं। अरे बोलने दोगे यार, तुम बोलना सुन लेना उसके बाद भैया, थोड़ा जवाब तो हमारा प्रश्न तो आ जाने दीजिए, सुन लीजिए हमारा प्रश्न तो आ जाने दीजिए भैया, सुन लीजिए। उन्होंने नहीं गलत कहा, मैं भी मान रहा हूँ नहीं गलत कहा, लेकिन शब्दों का चयन गलत किया, ये तो बात भी मानेंगे। कोई शब्दों का चयन नहीं करा, आप दूसरी तरीके से सोच रहे हैं, ये गलत है। चलिए कोई बात नहीं, आपके लिए अगर शब्दों का चयन नहीं गलत है तो जनता हमारी तय करेगी कि शब्दों का चयन गलत है। मैं केवल ये पूछना चाहता हूं आपसे, एक प्रश्न करना चाहता हूं, पंकज जी प्लीज सुन लीजिए, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं कि अगर मोहन भागवत जी चिंतित हैं कि बच्चों जो जानवरों की तरह ना पैदा किए जाएं, तो आपके ही कई बड़े बड़े नेता, मोहन भागवत जी के ही कई बड़े बड़े सहयोगी बड़े बड़े मंचों पर आकर बोलते हैं फलाने धर्म फलाने लोग इतने इतने बड़ी संख्या में बच्चे पैदा करें, और आप लोग उसको सराहते हो। तो ये दोहरा चरित्र क्यों अपनाते हो आप लोग? ये दोहरा चरित्र क्यों अपनाते हो आप लोग? स्पष्ट करिए, उसका भी समर्थन करते हो, यहाँ मोहन भागवत जी का भी समर्थन करते हो, तो कम से कम या तो तय कर लीजिए कि आप 10-10 बच्चे 12-12 बच्चे पैदा करवाना चाहते हो, या जानवरों की तरह बच्चे ना पैदा करवाना चाहते हो। तो कम से कम ये स्पष्ट करिए। ये जो भारतीय जनता पार्टी अपने जो आभा मंडल सहयोगी और फ्रंटल जो और बना रखे हैं, उनके माध्यमों से, कहीं किसी साध्वी के माध्यम से, कहीं किसी केंद्रीय मंत्री के माध्यम से बच्चे बढ़ते हैं, एक समुदाय बढ़ते रहे और हिंदुओं के नफाए, तुम तो ये चाहते हो? तुम देश के गद्दार हो, तुम्हारी पार्टी शुरू से गद्दार रही है, चोर लोग हो तुम। चलिए पंकज जी सुन लीजिए प्लीज, इसीलिए पूरा दिया, आज कहीं तुम्हारा वजूद नहीं है। अरे तुम 70 साल तुम गद्दार रहे हो क्या? 70 साल पब्लिक जनता ने तुमको नहीं आने दिया, तब तुम गद्दारी कर रहे थे क्या? मतलब जनता चुन लेगी तो गद्दार और न गद्दार तय होगा क्या? तर्क भी कायदे का दिया करिए कृपया करके। आप समझदार बनने बैठे हैं तो कम से कम तर्क भी कायदे का दिया करिए। 70 साल जनता ने आपको नहीं चुना तो क्या आप गद्दार थे? आपको किसी ने गद्दार बोला क्या? अरे तुम्हें जनता ने ठुकरा दिया नहीं, तो आपको 70 साल जनता ठुकराए रखी तो क्या आप गद्दार थे देश के? जनता ने आपको देश का गद्दार माना? अटल बिहारी वाजपेयी, अडवाणी जी लेकर के आपके श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर के बड़े बड़े गोलवारकर वगैरह सबको जनता ने रिजेक्ट किया कि आप लोग गद्दार थे। तो आपके तर्कों से तो आप भी गद्दार थे 70 साल तक। सबसे बड़ा गद्दार है देश का,
तो आपके तर्कों से तो आप सब गद्दारी रहे हो ना 70 साल। जनता ने आपको चुना नहीं तो आप 70 साल गद्दारी करते रहे, तभी जनता ने चुनती थी। तो आप तर्कों पे कम से कम अपने खड़े उतरिए। समाज दे रहा जवाब। हाँ, तर्कों पे खड़े उतरिए। व्यक्तिगत टिप्पणी, व्यक्तिगत आलोचना करने से बेहतर है कम से कम शब्दों का जवाब दे दीजिए। पंकज जी जवाब दे दीजिए इसका। मोहित जी कह रहे हैं कि आपके जो लोग हैं वो आकर के ऐसी बातें बोलते हैं कि ज्यादा संख्या में बच्चे पैदा कीजिए, नहीं तो आपकी आबादी कम रह जाएगी। और इसका जिक्र योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था कि जो मूल निवासी हैं नहीं उसके लिए ढोलक पीटते, ढोलक बजाते जाकर के। ठीक है मोहित जी जवाब, इनकी पूरी जनसंख्या, ठीक है मोहित जी, इनका पूरा तंत्र खुश होता है उन वाक्यों में भी खुश होता है जब बोला जाता है कि 10-10, 12-12 बच्चे पैदा करिए, उसमें भी खुश होते हैं। आज मोहन भागवत को भी जस्टिफाई कर रहे हैं। कम से कम एक चीज को जस्टिफाई करिए, दोहरा चरित्र मत दिखाइए अपना। जब तुम तुष्टिकरण की राजनीति करते हो तब हमें बोलना पड़ता है, और हम किसी के नीचे नहीं है। सुनो, हम सनातन धर्मी है। तुम दीक्षित होके बोल रहे हो कि तुम एक हिंदू हो। शर्म ऐसे आदमी को बैठा रखा भाई, सबसे बड़ा गद्दार किस आदमी को बैठा रखा है? पंकज जी किस आदमी को बैठा रखा भाई? पंकज जी अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज इस्तेमाल न करिए। नहीं व्यक्तिगत मत होने की कोशिश करिए आप। हमें पता है पंकज जी व्यक्तिगत होने की कोशिश मत करिए। पंकज जी मैं दीक्षित हूँ या कौन हूँ आपको बताने की जरूरत नहीं है। पंकज जी अरे हमें सब पता है, ठीक है ना? पंकज जी लिमिट क्रॉस नहीं, मर्यादा में रहेंगे, सीमा में रहेंगे सर। अपनी बात सही शब्दों के चयन के साथ कीजिए प्लीज सर। एक तो आवाज इनकी साफ नहीं आ रही है। अगर हम इनको बुलाओ यहाँ पे। आप मत बांटिए हमको। पीसीआर का वॉल्यूम बढ़ाया जाए प्लीज। आपके सनातन और आपके ब्राह्मण और आपके हिंदू धर्म का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। पीसीआर वॉल्यूम बढ़ाया जाए प्लीज, ठीक है ना? पंकज जी का जी बोलिए। पंकज जी अपनी बात पूरी कीजिए। अपने पास रखिए, काम आएंगे खुद के दिखाने के लिए। शर्म आनी चाहिए। अरे शर्म आपको आ रही है, धूर्तता आपको, अपनी धूर्तता में शर्म आनी चाहिए। धूर्तता पे बैठे आप दूसरे वर्ग के व्यक्तिगत आक्षेप लगा रहे हैं। धूर्त करके आप धूर्तता करे बैठे हो। ओवैसी हो गया, तुम सब गद्दार हो, तुम सब गद्दार हो जो देश के बारे में नहीं सोचता। वोट की चाहिए तुम्हें, वोट लेना है। और जबकि तुम्हें ठुकरा चुके हैं अब मुस्लिम भाई और बहन। सबसे गद्दार तुम लोग हो जो देश में इतनी बेरोजगारी और महंगाई बढ़ रही है उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हो। अरे यादव जी सुनिए, अभी आपको यूपी में जवाब दे दिया ना, पूरा जवाब मिल गया ना। तो इसके पहले तो आपको भी जवाब देती रही है ना। अरे पहले सुने करो। इसके पहले तो आपको भी जवाब देती रही है यूपी की जनता। चुनाव के दौरान तुम्हें जनता ने ठुकरा दिया। अरे सुनने लायक नहीं है तुम। आज तुम बोलने लायक नहीं हो। आज अखिलेश नहीं कोई जरूरत नहीं तुम्हारे सुनने की। इसी बात आपकी सुनने की हमको कोई जरूरत नहीं है। पहले बोलने का तरीका सीख करके आइए। ठीक है, व्यक्तिगत आक्षेप करने से पहले कितने साल पंकज जी स्तर देखिए। पहले से सर ठीक है 50 साल है कौन तू है कौन? अरे पंकज जी मर्यादित। पंकज जी कंट्रोल। पंकज जी प्लीज सर प्लीज। ठीक, मकर ध्वज जी आपका रुख करना चाहूंगा। सर आपने जिस तरीके से बताया, लेकिन हमें इस पे काम करने की जरूरत तो है ना सर। अगर सरकार इस पे आ रही है, मोहन भागवत जी ने बयान दिया है जी। और अगर देश को अब कानून की जरूरत है, जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत है, तो इसमें सर सभी दलों को साथ आना चाहिए। नहीं सर, एक टेबल में बैठिए, बात कीजिए, डिस्कशन कीजिए और एक फ्रूटफुल रिजल्ट उसका निकालिए सर। लेकिन सर अलग अलग दिशा में सब जा रहे हैं, क्योंकि सबको सर वोट बैंक की चिंता है सर। नहीं, यू आर राइट सर। अभी भी मैं मोहित जी के बात से सहमत हूं जो उन्होंने कहा, क्योंकि ये भी एक बहुत रिलेवेंट इशू है, एक बहुत बड़ी समस्या है। वॉल्यूम जनसंख्या भी एक बहुत बड़ी समस्या है और इस पर कुछ न कुछ काम होना चाहिए। लेकिन एक डिवीजन, जिसे कोई स्पीच, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो स्पीच दिया कि मूल निवासी या खास वर्ग, जो कोई भी सरकार कोई ऐसा पॉलिसी लाए जिसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ये उनकी भाषण में डिस्क्रिमिनेशन दिख रहा है। जो इस तरह से मूल निवास, जो भी पॉलिसी लाएगी सरकार तो वो तो सब पे बराबर लागू होगी। क्या इनके कहने का मतलब क्या कोई डिस्क्रिमिनेशन करना चाह रहे हैं, कोई भेदभाव से कानून लाने जा रही है सरकार? तो इसका हम लोग विरोध करेंगे, क्योंकि ये देश सबका है और प्रजातंत्र है। कोई रूल और कोई प्रकार, और सबसे बड़ी चीज है कि इसके लिए जागरण, कोई प्रकार का कोई सोशल रिफॉर्म, कोई ऐसी चीज सरकार को लोगों में जागरण लाना चाहिए कि भाई हाँ ठीक है, ज्यादा बच्चे होंगे तो आप ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और वो उस पर गलत प्रभाव तो पड़ता ही है। तो ये जागरूकता की बात है। तो सर आपकी पार्टी के शफीकुर रहमान साहब क्या कुछ कह देते हैं,
कोई कहीं कोई कुछ आपका नेता कह रहा है। उससे गिरा हुआ आदमी कोई नहीं है, उससे गिरा हुआ आदमी कोई पंकज नहीं जी है। ठीक है, मकर ध्वज जी मैं आपके पास आऊंगा। पंकज जी जल्दी जल्दी अपनी क्या बात करेंगे कि कौन गिरा हुआ है दीक्षित जी के पास मुझे और कौन कैसा है, प्लीज। सबके अपने व्यूज होते हैं। ठीक है सर। और अगर कोई एंटी नेशनल व्यूज देता है तो उसके लिए कानून देश में चल, जी प्लीज, रूल ऑफ लॉ है, कानून अपना काम करता है। ठीक है पंकज जी, आप ऐसे नहीं कह सकते मुझे मोहित जी के पास जाना है कि कौन कैसा है। जी बोलिए, वॉल्यूम दे प्लीज पंकज जी का। ओम जी मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, सिर्फ एक, क्या आपके ऊपर कानून अगर मेरे ऊपर कानून ना है, ये ठीक है? आप 20 बच्चे कर सकते हैं, मैं 2 बच्चे करूंगा, ये ठीक है? कहां से ठीक है? अगर समाज में एक कानून आया है तो वो सबके लिए आया है, और आप भी इसको एक्सेप्ट करेंगे कि ये बिल्कुल सही कानून है, देश के भविष्य को देखते। लोगों को क्या सोच की लग रही है, ये देश के लिए थोड़ा सोचते हैं। आप मुझे आप ही जवाब दे दीजिए, कानून गलत है क्या? आपको नहीं सर, मैं तो सवाल करने के लिए बैठा हूं सर, मैं तो जवाब देने के लिए नहीं बैठा। ठीक है सर। नहीं क्या तरीका, ये क्या तरीका है? नहीं पंकज जी एक प्रश्न का जवाब दें। पंकज जी प्लीज, पंकज जी मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ, जो आप कह रहे हैं कि मैं आप जो कह रहे हैं कि सबके लिए रूल एक है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने खास वर्ग और ये मूल निवासी उनको कहने की क्या जरूरत थी? जब रूल सबके लिए एक होंगे तो इस तरह से जवाब ले लीजिए। स्टेटमेंट देने की क्या जरूरत? जवाब पंकज जी जवाब दीजिए जल्दी। समझ ही नहीं आ रहा, इसे समझ ही नहीं आ रहा क्या कह रहा हूँ मैं। ठीक सर, पंकज जी आऊंगा आपके पास, अगर आपको समझ नहीं आ रहा मैं आता हूँ आपके पास। नहीं इन्हें समझ नहीं आ रहा। हाँ ठीक है सर, इन्हें समझ नहीं आ रहा, अभी समझा दीजिएगा आप अपने शब्दों में। बिल्कुल समझाऊंगा। ठीक सर, आराम से सर, थोड़ा पानी पी लीजिए सर आप। मोहित दीक्षित जी सर पानी पी लीजिए थोड़ा आप। मोहित जी आपका रुख करना चाहूंगा। मोहित जी जिस तरीके से कह रहे हैं, पंकज त्यागी जी को आप समझ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कोई 2 बच्चे पैदा कर रहा है एक वर्ग, और एक वर्ग 20 बच्चे पैदा कर रहा है, तो कहीं असमानता है यहाँ पर, और दूसरी से असंतुलन की स्थिति है, और ऐसे में कानून आता है तो सबको साथ में आना चाहिए, इनका ये कहने का मतलब है सर। मोहित जी फिर इसमें राजनीति क्यों शुरू हो जाती सर? नहीं, राजनीति तो वो कर रहे हैं जो केवल बातें कर रहे हैं, ना कानून ला रहे हैं। कानून तो ऐसा कोई नहीं आया, मुझे तो कोई कानून नहीं दिखा। अगर आपको दिखा, अगर सर इसका ड्राफ्ट बनता है तो साथ देंगे सर आप? पहले बनाए तो इनका उद्देश्य ही नहीं कभी बनाने का। 8 साल से आपको ड्राफ्ट दिखा क्या भैया? ना आप 8 साल से आपको ड्राफ्ट दिखा ना मुझे दिखा। प्रयासों पे अगर देखूं तो राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास देखा जाए तो सन 90 से लेकर के आज तक आज जो भी प्रयास हुए उनका ही देन है कि आज हमारी जो एक जनसंख्या 2.5% पर ईयर से बढ़ रही थी, आज 1% से भी कम पे बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं उन प्रयासों का ही नतीजा है कि आज शिक्षा के माध्यम से और भी प्रचार के माध्यम से लोगों ने उसको समझा और कहीं ना कहीं पाया कि हमको अब जो जनसंख्या नियंत्रण करना है अपने परिवारों को लेकर के वो करना है। अगर आप 2 बच्चे या 20 बच्चे, ये तो इन्हीं के लोग कहीं ना कहीं ये बात कहते हुए मिलते हैं कि इतने बच्चे, 20 बच्चे पैदा करिए, 10 बच्चे पैदा करिए, 12 बच्चे पैदा करिए, 4 बच्चे पैदा करिए। तो आप एक तरफ बढ़ावा दे रहे होते हो, एक तरफ इस तरीके के कानून की बात कर रहे हो। तो कानून मैं चाहूंगा सरकार से, अभी आपके माध्यम से गुजारिश करूंगा कि कम से कम कानून को लाइए। केवल ऐसे लोगों को निकाल करके केवल एक प्रोपोगेंडा चलाना कि कहीं ना कहीं उन बातों को लेकर के केवल ध्रुवीकरण की बातें करना, केवल पता नहीं ब्राह्मणत्व और छद्म सनातन की बातें करना, ना आप सनातन का ज्ञान रखते हो, ना आप ब्राह्मणत्व का ज्ञान रखते हो, ना किसी जानकारी रखते हो। ये मेरा आरोप है आप पर। और रही दूसरी बात, मैं मोहन भागवत की लगे हाथ एक बात और भी स्पष्ट कर दूं, इसी स्टेटमेंट में उन्होंने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात करी कि जानवरों में पद्धति होती है कि जो ताकतवर है वो दूसरे को कमजोर करने की कोशिश करता है, और मनुष्य में ये पद्धति नहीं है। मैं मनुष्य की बात नहीं कर रहा हूं, ये लोकतंत्र में पद्धति नहीं है कि आप अगर ताकतवर बनाए गए हैं तो दूसरों को मदद करें। ये लोकतंत्र की देन है, ना कि किसी व्यक्ति की देन है। और लोकतंत्र, भारत का लोकतंत्र सन 1947 के बाद जो बना, ये हमको ताकत देता है कि अगर हम ताकतवर हैं तो अपने जो नीचे वाले लोग हैं, जो कमजोर लोग हैं, उनको ताकत प्रदान करने की कोशिश करें, ना कि आज जो बना रखा है, आज जो संविधान खत्म करने की कोशिश की
जा रही है, आज जो बड़ी बड़ी एजेंसियां कहीं ना कहीं उनको मुट्ठी में लेने की कोशिश की जा रही है, तो मोहन भागवत जी को, जो आज के केंद्रीय नेतृत्व को ये बातें समझानी चाहिए। इतनी अच्छी बातें केवल मंचों पर कहने के लिए नहीं होती, उनका अनुसरण करने के लिए होती है। आज जो तानाशाही रवैया और लोकतंत्र की हत्या करने की पूरी कोशिश की जा रही है, तो कहीं ना कहीं अगर दूसरा पहलू, जो दूसरा वाक्य मैंने सुना आपके उसमें, आपके स्टार्टिंग जो दिया आपने शुरुआती वो, उसमें ही सुना, तो कहीं ना कहीं अगर मोहन भागवत जी अच्छी बातें मंचों पर कर रहे हैं, तो जो उनके अनुसांगिक लोग जो बैठे हुए हैं आज ताकत में, उनको समझाएं कि ये लोकतंत्र की ताकत है, लोकतंत्र को अपनाने की जरूरत है, और जो लोकतंत्र खत्म करने की कोशिश की जा रही है कम से कम उस पर रोक लगवाएं। अगर सच में मोहन भागवत जी सीरियस है तो इन बातों को अनुसरण करें, ना केवल बोल करके और टीआरपी लेने की कोशिश करें। ओम जी, मेरा इनसे क्वेश्चन है दोनों से, आप बोल सकते हैं कि ऐसा होना चाहिए, अगर ये कानून आता है आप बोल सकते हैं कि मुस्लिम भाइयों को भी ऐसा करना चाहिए? बोलिए मुझसे, अभी जवाब दीजिए। क्या पूछ रहे हैं सर? क्वेश्चन दोहराएं अपना, कि अगर ये कानून आता है। हाँ। अरे 8 साल से आप ला पा रहे हो भैया, आप ये भी तो बताओ, अपनी सरकार की भी सीरियसनेस देखिए ना, वो केवल 8 सालों से बातें कर रही है, कौन सा कानून ले आई आपके लिए भैया? कराइए नहीं, आप विपक्ष से अपेक्षा रखते हो कि आपका सहयोग करे, कम से कम लाने की चेष्टा तो करिए। आपने किससे पूछकर नोटबंदी करा दी? आपने किससे पूछकर जीएसटी करा दी भाई? आपने कौन से कानून विपक्ष से पूछ कर ले आए? आप कृषि कानून किससे पूछ करके ले आए? आप अग्निवीर किससे पूछ करके ले आए? आप विपक्ष से अपेक्षा रखते हो, केवल इस मुद्दे पर विपक्ष से अपेक्षा रखते हो। अरे आप जवाब दीजिए, मैं कानून लाएंगे भी, केवल ऐसे बातों को बोलते हुए जनता को परेशान करते रहेंगे? वैसे बोले जा रहे हैं, अग्निवीर का मतलब भी पता कुछ है तुम्हारे में? हिम्मत तो बोलो कि मुस्लिम भाई भी इस कानून को मांगे। बोलो को पूछ रहा हूँ कि बोलो, इस मंच से बोलो कि मुस्लिम भाई इस कानून को माने, है हिम्मत बोलने की है? बोलो। हम बोल रहे हैं कि मेरे मुस्लिम भाइयों को, बहनों को मानना चाहिए। अब तुम बताओ कि तुम बोलो की हिम्मत है कि ये बोलो? कौन जी पूछिए इनसे, हिम्मत है? नहीं सर, पूछिए। नहीं सर, कानून आएगा तो सभी मानेंगे ना सर उसको, और मान भी रहे हैं। जिस तरीके से भर्ती प्रक्रिया जो बदल दी है सर आपके नए कानून में। नहीं ओम भाई, मेरा मतलब ये नहीं है जी, मेरा मतलब ये है जैसे आप और मैं मान रहे हैं, ये मान सकते हैं जो मैं बोल रहा हूँ, ये बोल सकते हैं दोनों कि मुस्लिम भाइयों को भी माननी चाहिए कानून। बोलता है हिम्मत दोनों की? तुम दोनों की हिम्मत है? नहीं है, बोलो ना। शायद ये जो हिम्मत का जो नुमाइश कराने की हिम्मत की, सुन लीजिए, थोड़ा सुन भी लीजिए। आपने प्रश्न किया तो सुन भी लीजिए, सुन लेते हैं। आपने प्रश्न किया तो सुन भी लीजिए ना, हिम्मत भी जानिए ना, हिम्मत भी जानिए, सुनिए ना हिम्मत को। शायद आपको भारत के संविधान के स्ट्रक्चर की जानकारी नहीं है। अगर आपकी सरकार जिम्मेदारी से कोई कानून लाएगी, भारतवर्ष में कोई कानून बनता है तो सबको मानना उसके बाद होते हैं। उसमें हमारी हिम्मत या अपनी हिम्मत दिखाने की, प्रदर्शित करने की कोई जरूरत नहीं। कोई भी कानून संविधान के अंतर्गत देश में लाया जाता है तो हिंदुस्तान का हर नागरिक, चाहे जिस धर्म जिस वर्ग का हो, उसको मानने के लिए बाध्य होता है। उसके लिए बैठ करके या हिम्मत एक दूसरे की नहीं देखी जाती, ठीक है ना? तो आप संविधान के तौर पे संवैधानिक तरीके से अगर कोई कानून लाएंगे उसको मानने के लिए हर हिंदुस्तानी बाध्य होंगे। वो पार्टी हो, ओवैसी हो, तुम हो, कोई भी, अगर हमारे हिंदुओं को दबाओगे तो हम ऊपर आएंगे। और याद रखना, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे ओवैसी हो, चाहे वर्ग हो, सबको जवाब देंगे। अगर हिम्मत है तो जो मैंने कहा वो बोल के दिखाओ। क्या हिंदुओं का ठेका खाली बीजेपी ने रखी है? क्या हम लोग हिंदू नहीं है? किस ओर जा रहे हैं हम? क्या पोलराइज कर रहे हो आप इस तरह से टीवी पे आके? कास्ट और धर्म पे पोलराइजेशन करके आप राजनीति करते हो। देश कितना पिछड़ रहा है सर, इसकी कोई चिंता नहीं है। हिंदू का मतलब भी पता है? पंकज जी थोड़ा ध्यान रखे मकरध्वज जी देखिए, अगर इस तरह के कानून आता है जी, भले हम कह रहे हैं देर में आ रहा हूँ जी, आता है, अगर बीजेपी ने पहल की है जी, और अगर ये कानून आता है तो उससे देखिए महिलाओं का जो स्वास्थ्य स्तर है वो सुधरेगा
बच्चों की शिक्षा अच्छी हो सकेगी। जी, जी। जो आप बेरोजगारी का जिक्र कर रहे थे उसमें कमी आएगी सर भविष्य में, ठीक है सर। और जब छोटे परिवार होंगे तो सर अच्छे से उनका पोषण हो सकता है सर, मानते हैं आप इस चीज को सर? जी सर। तो इसमें सर किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नहीं नहीं, बिल्कुल कोई सरकार बिना डिस्क्रिमिनेशन से, बिना भेदभाव से करते हुए, बिना भेदभाव करते हुए कोई भी इस तरह की पॉलिसी लाती है। अब जिस तरह से हमें यहाँ पर देखिए एक चीज हमें चाहूंगा, यहाँ पे सिर्फ वोट बैंक की राजनीति फिर शुरू, वोट बैंक की राजनीति क्यों? देखिए मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी काला धन का नाम लिया था इन्होंने 2014 में और लोगों ने झूम कर वोट दिया था। ये लोग बाद में इन्होंने कहा वो जुमला था। भारतीय जनता पार्टी नए नए जुमले गढ़ती रहती है, ये भी एक जुमला है। ये 2024 को ध्यान में रखकर ये जुमला स्टार्ट किया गया है। काला धन आज तक नहीं आया, काला धन देश में बढ़ गया। जनता ने काला धन सोचकर वोट दिया था। जब उन्होंने कहा था कि काला धन आएगा तो 15-15 लाख वैसे ही लोगों को मिल जाएंगे। ये झूठे लोग नए नए गढ़कर सत्ता में सिर्फ बने रहना चाहते हैं। आज देश को रसातल में पहुंचाने का काम किया। अडानी हम दो हमारे दो, पहले इन्होंने और ये दो और अडानी अंबानी इनके दो, इस तरह से सारी संपत्ति देश की ये अपने दो अडानी अंबानी को शिफ्ट करना चाहते हैं और लोगों को बेरोजगारी की अंधियारे में ढकेलने का काम कर रहे हैं। और ये श्रीलंका से बुरी स्थिति हमारे देश को लाने की स्थिति कर रहे हैं। सिर्फ एक चीज इनको खाली मदद कर रही है, वो धर्म पोलराइजेशन। उसकी आड़ में ये सत्ता का मजा ले रहे हैं। देख लीजिएगा, अगर इन्होंने समय रहते, अगर देश में प्रजातंत्र की सारी जड़ों को मजबूत नहीं किया तो देश की जनता ज्यादा दिन बर्दाश्त करने वाली नहीं है। समझे? जनता को रोजगार चाहिए, सब कुछ वोट बैंक का है सर, लोगों को रोजगार। वोट बैंक की राजनीति है। नहीं तो माननीय योगी जी ये ना बोलते कि मूल निवासी और खास वर्ग वो सबके लिए कहते। हाँ यस, जनसंख्या एक बहुत बड़ा समस्या है, लेकिन ये स्टेटमेंट कभी भी स्वीकार नहीं किया जा सकता जो माननीय योगी जी का। देखिए मुस्लिम का वोट चाहिए, किसी को मुस्लिम का वोट चाहिए, किसी को हिंदू का वोट चाहिए सर। नहीं ऐसा कोई नहीं, किसी को हिंदू, कभी किसी को हिंदू का वोट चाहिए, किसी को। आ रहा हूँ पंकज जी, क्या आदरणीय योगी जी ने ये कहा कि ये इस समुदाय पे ये कानून लागू होता है और इस समुदाय पे कानून लागू नहीं होता, ऐसा कहा? इन्हें यही नहीं पता। योगी जी ने सबके लिए कहा है कि सबका कानून एक होना चाहिए क्योंकि देश एक है। बाहर के मुस्लिम है वो हमारे देश के नहीं है। नहीं तो सर मोहन भागवत जी ने आज जिस तरीके से उस चीज को कहने की कोशिश की है सर। ओम भाई मेरी बात सुनिए जी। आपने एक चीज नोट करी होगी, ये चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, मुस्लिम बहन भाइयों ने भी बीजेपी को वोट दी है, इसीलिए इन दोनों का ये हाल है। मुस्लिम बहन भाई भी अब समझ चुके, उनको बहुत कुछ दिया गया है, वो ले रहे हैं और मैं चाहता हूँ भगवान करे उन्हें और मिले। तो हिंदू भाई भी सबको वोट दे रहे हैं, हिंदू भाई बहन भी सबको वोट देते हैं। वोट बैंक की राजनीति मोहित जी मानते हैं आप? वोट बैंक की लड़ाई के चक्कर में ये जो जनसंख्या की बात हो रही, जिक्र हो रहा, अगर इस पे कानून आता है तो हाय तौबा मचना तय है। मोहित जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हाय तौबा मचना मचाने शुरू हो रही सर, हाय तौबा मचाने के उद्देश्य से ये परिचर्चा में आया है विषय। जिस तरीके से इसका परिचर्चा चल रही, चाहे स्टेटमेंट आप योगी जी से लेकर के भागवत जी का काउंट करें, इस बीच जितने लोगों ने भी दिया, चर्चा ही केवल, क्योंकि ये उद्देश्य ये है आज जिन परिस्थितियों में, जिन संकटों में देश घिरा हुआ है, उन संकट से समाधान कराने की हैसियत में, मैं आरोप लगाते हुए बोल रहा हूँ, हैसियत में भारतीय जनता पार्टी नहीं है। चाहे देश की अर्थव्यवस्था लेकर के हो, चाहे युवाओं की बेरोजगारी को लेकर के हो, आदरणीय मोदी जी का, चाहे अर्थव्यवस्था को लेकर हो, चाहे बेरोजगारी को लेकर हो, चाहे महंगाई को लेकर, यहाँ तक कि जनसंख्या नियंत्रण को के लेकर भी कोई समाधान नहीं। जिस तरह अभी है जो रुके बोले पड़े बिना रुके, पंकज जी उस व्यक्ति ने अभी आपकी चर्चा में बोला कोई 2 पैदा करे, कोई 20 पैदा करे, कौन सा लाएगा, कैसे मना करेगा, ताकत दिखाएगा। तो इनका उद्देश्य ही इस तरीके की चर्चा करना है। इनके लिए जनसंख्या कोई समस्या है ही नहीं। इनके लिए तो जनसंख्या में केवल 2 आदमी आते हैं। तो कैसा मुद्दा बनाया जा रहा है? देश में 2 आदमी की जनसंख्या है केवल, और उस 2 आदमियों के लिए ये कमा रहे हैं केवल।
ये पूरा तंत्र केवल 2 आदमियों के लिए कमाई का लगा हुआ है। इनके अगर कमाने वाले कमाई केवल 2 करें और ये सब खाए और देश की जनता भुखमरी से मर जाए। वो 5 किलो अनाज अभी देना चालू करे, वो भी कई बार देखा आपने प्रयास किया इन्होंने, वो भी बंद कर दिया जाए। लेकिन अभी भी 2024 कहीं ना कहीं खटक रहा है, मोदी जी को चाहिए तो इस पात्र का मुद्दा था। नहीं, बात वही है। अगर आप गंभीर हैं किसी चीज को लेकर, किसी समस्या को लेकर के, ना आप जिस तरीके से अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, महंगाई, रुपया गिर रहा है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, मेरा कहना समझ लीजिए, मेरा कहना जिस तरीके से उन समस्याओं को ये एड्रेस नहीं कर सकते, ठीक उसी तरह जनसंख्या समाधान को भी ये एड्रेस ही नहीं कर सकते। ये बात को ही 2 से 20 की तुलना करते हुए लाते हैं। जैसे हमारे योगी जी बोल रहे हैं एक वर्ग की अगर संख्या बढ़ेगी तो अराजकता फैल जाएगी। क्या आप मुख्यमंत्री हो किसी राज्य के? आप देश के मुख्यमंत्री, देश की सारी जनता, प्रदेश की सारी जनता आपके लिए एक आंखों से, एक नजरों से देखने लायक है। जो उसकी समस्या है आज जनसंख्या की समस्या न केवल एक वर्ग में, हर वर्ग की आज ये समस्या है कि उसके घर में खाने को नहीं है, तो कहीं ना कहीं जनसंख्या नियंत्रित उसको करना ही करना है। तो कहीं ना कहीं समस्या आपने कही। नहीं, बिल्कुल मैं अच्छी बात के साथ मैं बोल रहा हूं, लेकिन ये बात समझाना हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को जो समझाना चाहिए वो बात नहीं बोल रहे हैं। वो एक वर्ग बढ़ जाएगा तो अराजकता, जैसे उन्होंने 2 और 20 का उदाहरण दिया अभी साथ में हमारे को पैनलिस्ट ने, ठीक उसी उद्देश्य से उन्होंने भी वही बोला, क्योंकि आपको समाधान ढूंढना ही नहीं उस चीज को लेकर के, आपको केवल विमर्श तैयार करना है, कहीं ना कहीं आपस में लड़ाने वाला कि वो 20 पैदा करता है, आप 2 पैदा करते हो, वो 20 बढ़ जाएंगे। जबकि आज की समस्या ये है कि हर वर्ग जान रहा है कि उसके घर में अगर बच्चे कम होंगे तभी वो संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए उनको काबिल बना पाएगा, चाहे वो किसी वर्ग का, चाहे किसी धर्म का। मैं मानता हूँ, मैं भारत के जिम्मेदार नागरिकों के सेंसिटिविटी पे और उनकी क्षमता को जानता हूँ, उनकी बौद्धिक स्तर इतना है कि वो समझ सकते हैं कि हमें जनसंख्या कहीं ना कहीं नियंत्रित करनी है। सरकारों की जिम्मेदारी हो या ना हो, आज यही उन्हीं लोगों की ही देन है कि जो जनसंख्या दर हमारी 2.5% पर ईयर थी, आज 1 से भी कम होती जा रही। कहीं ना कहीं हमारे लोगों की प्रयासों से हुआ है, लोगों की समझ से हुआ है, लोगों को ही ज्ञान से हुआ है। जो पहले के इरा था, पहले के जमाना था जब लोग जनसंख्या बढ़ने को इतना बड़ा इशू नहीं मानते। आज देख रहे हैं जब घरों में संसाधन नहीं हो रहा, जब महंगाई लगातार बढ़ती जा रही, चीजें बढ़ती जा रही, तो अपने आप समझ में आ रहा है कि हमें जनसंख्या नियंत्रित करना। और सच में अगर किसी कानूनवश कुछ लोग एलिमेंट इस टाइप के अगर बढ़ावा देते भी हैं जो हर धर्म में है, इनके ही अभी हमने उदाहरण देखा कि हमारे मोहन भागवत जी के ही कई साथी मिल जाएंगे जो इस टाइप का स्टेटमेंट देते मिलेंगे कि जनसंख्या बढ़ाओ। इसी तरीके से दूसरी जगह भी मिल जाएंगे। तो अगर इनके लिए कोई कानून भी लाना है तो आप कानून लाइए, ना केवल विमर्श को एक लड़ाने वाला बनाइए केवल। ठीक है पंकज जी, में लड़ाने वाला आप पर इल्जाम लगा रहे हैं, आप समर्थन करेंगे कानून को? मैंने कब नहीं बोला समर्थन करूंगा सर। 1900 बता दो परिवार एक लाइन बोल दूं, एक लाइन बोल दूं, परिवार नियोजन ना मोदी जी लेकर के, ना योगी जी लेकर के, ना मोहन भागवत जी लेकर के आए। ठीक है ना। परिवार नियोजन का महत्व सन 1989 से आ चुका है देश में। ठीक है ना। तो आप ये कतई ना मानिए, कहिए कि आप मानेंगे या नहीं मानेंगे। अरे हमारे तो हमेशा प्रयास रहे हैं कि जनसंख्या संतुलित रहे ताकि हम संसाधनों को अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकें। ठीक जी पंकज जी बिल्कुल सही है कि परिवार नियोजन की आप लाए, सन 80 में लाए। आपकी पार्टी ने कितने साल राज किया देश पे? लागू कर पाए उसको? अरे लागू ही तो मैं उदाहरण दे रहा हूँ। आज जनसंख्या 1% कम है। अरे बात तो सुने करो, लागू क्या होगा भाई? मोहित जी सुन लीजिए, मैं पूछना चाहता हूँ क्या ये लागू कर पाए? बिल्कुल लागू है, बिल्कुल लागू है। अगर लागू होता, सुनिए ओम जी, बिल्कुल लागू है तो अरे सुने कर, देश की जनसंख्या इतनी नहीं होती अगर लागू हो गया होता। आज ये कानून लाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये कानून आज लाने की जरूरत नहीं पड़ती अगर इन कानून नहीं ले आए होता। कोई कानून नहीं आया अभी तक, कोई कानून अभी तक नहीं आया है। एक सवाल पूछ रहा हूँ, आप भ्रम में न रहिए, कोई कानून नहीं आ गया है। अपने मुंह से पूछे, मुंह से ये कहे आपके सरकार या आपके लोग कोई कानून लेकर के नहीं आ गए, केवल आपको प्रचार करने के लिए भेज दिया है। आप प्रचार करिए बैठ करके और आग लगाइए जाकर के चैनलों में बैठ करके। अरे कोई कानून नहीं लेकर के आए हो, इस भ्रम में मत रहो। की रहेगी वो भी जाएगी तुम्हारे कर्मों पे, तुम्हारे कर्मों पे एक जगह, तुम्हारे कर्मों से वापस 2 में आ जाओगे।
तुम्हारे कर्मों से वापस दो में आ जाओ, कांग्रेस को छोड़ के, कांग्रेस को छोड़ के बनानी पड़ेगी। आप अपने कर्मों से वापस दो में आएंगे, आप चिंता ना करें, जिस कर्मों से चल रहे वापस दो में पहुंच जाएंगे। आपके जो कर्म है वो वापस दो में पहुंच जाएंगे, वो भी दूसरे पे दिए हुए, वो भी दूसरे की छोड़ी हुई सीटों पे जीत करके आप दो में पहुंच जाएंगे। सर अब थोड़ा आराम से चिंता ना करिए, ऐसे ही करिए, ऐसे ही सबको इस्तेमाल करिए, जनता आपको वापस दो में पहुंचा देगी। पंकज जी, जनता आपको वापस दो में पहुंचा देगी। मोहित जी सुन लीजिए, झूठ के पैर ज्यादा मजबूत नहीं होते हैं सर। सबसे बड़े सही है ये लोग जिस उम्र में माचिस और बारूद लेके घूमने वाले वापस दो में पहुंच जाएंगे। एक माचिस लेके घूमेगा, एक बारूद लेके घूमेगा। ये है इनके जमीर, ये है इनकी पार्टी का जमीर है ये। ठीक है मकर ध्वज जी, आपका तो फैक्टर सर यूपी में माई फैक्टर मुस्लिम प्लस यादव टू गवर्नमेंट। ठीक पंकज जी, एक मिनट हाँ। जब उत्तर प्रदेश में कोई घटना घटती है, दोनों बहन भाई भाग के आते हैं। अब उदयपुर गए हैं और आपने देखा होगा जब यहाँ उदयपुर में जनसंख्या बढ़ गई क्या? गाड़ी में देख उदयपुर में जनसंख्या संबंधित कोई बात हो गई क्या? लाल के कांड की बात, उदयपुर में जनसंख्या संबंधित कोई बात हो गई क्या? मोहन भागवत चले जाते उदयपुर। ये सिर्फ पोलराइजेशन करने के लिए स्टेटमेंट दिए जाते हैं। ठीक सर, 2014 में चुनाव जीतने को ध्यान में रखकर पूर्ण रखा करिए लोगों के अंदर ठीक है मोहित जी, आपका शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आपका भी शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। मकर ध्वज यादव जी, आपका भी शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। वक्त इतना ही था मेरे पास। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News